नैन्सी का धैर्य अब जवाब दे रहा था। सामने बैठा हुआ आदमी बुरी तरह से घायल था, खून से लथपथ। उसकी आंखों में खौफ की लहरें साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी उसकी जिद्दी खामोशी से ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह नैन्सी को कोई भी जानकारी देने वाला था। यह उसकी चुप्पी नैन्सी को और भी ज्यादा क्रोधित कर रही थी। नैन्सी की आंखों में अब केवल क्रूरता और गुस्से की आग जल रही थी। उसने इशारा किया और उसके एक इशारे पर एक आदमी लोहे की गर्म आग से तपती हुई रॉड लेकर आगे बढ़ा। रॉड से धधकती हुई गर्मी पूरे कमरे में महसूस की जा सकती थी। जैसे ही उस आदमी ने नजर उस जलती हुई रॉड पर पड़ी, उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए विनती करने की कोशिश की, लेकिन नैन्सी ने आदमी से उसकी दया की पुकार को अनसुना कर दिया। बिना किसी झिझक के रॉड पकड़े हुए व्यक्ति ने कदम आगे बढ़ाए और उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं थे, केवल आदेश का पालन था। उसने उस तपती रॉड को उठाया और आदमी के जंजीरों में बंधे हुए हाथों पर रख दिया। रॉड के स्पर्श से उसकी खाल जलने लगी और एक भयंकर दर्द से भरी चीख जंगल के कानों में गूंज उठी। यह चीख इतनी दर्दनाक थी कि आसपास के पक्षी भी उड़ गए थे, पेड़ों की पत्तियां भी जैसे कांप उठी थी। फिर इंसानों का तो कहना ही क्या था। टिया थोड़ी देर दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके अंदर एक हलचल थी। वह सोचने लगी, पता नहीं क्यों ये लोग एक बार में ही सच क्यों नहीं बोलते थे, और क्यों बॉस के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अब करो नर्क की रानी का सामना। वहीं नैन्सी की आंखें बिना पल के झपकाए हुए उस आदमी पर टिकी हुई थी, लेकिन उसका धैर्य टूटने के कगार पर था। उसकी आवाज कड़वी और ठंडी थी। अब भी नहीं बोलोगे? आदमी की दर्द से छटपटा रहा था। वह रॉड खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी दर्द भरी सिसकियों के पूरे रूम में गूंज रही थी। वह अब भी खामोश था। नैन्सी की आंखों में अब आग के साथ एक ठंडक भी थी, जैसे वह जानती हो कि उसे क्या करना है। उसने एक गहरी सांस ली और फिर शांत और निर्मम आवाज में कहा, यानी कि तुम्हें मेरी बेरहमी ही देखनी है ना? ओके, फाइन। तुम्हें लगता है कि तुम ये सब सह लोगे और मैं हार मान जाऊंगी? वह आदमी दर्द से कराहते हुए हाथों को बेबस होकर हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जुबान अब भी सिली थी। उसकी आंखों में असहनीय दर्द साफ झलक रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा हट भी नजर था आ रहा था। नैन्सी ने अपने आदमियों को एक और इशारा किया। इस बार एक और व्यक्ति कमरे के कोने से आया। उसके हाथों में एक बाल्टी थी। जब उस आदमी ने उस बाल्टी पर लगे हुए नाम को पढ़ा तो उसकी आंखें बाहर आने वाली थी, क्योंकि बाल्टी पर कैलो कैरोलिना रीपर लिखा हुआ था। दुनिया की सबसे खतरनाक और तीखी लाल मिर्च कैरोलिना रीपर मानी जाती है। ये मिर्च स्कॉलेविल हीट यूनिट्स के अनुसार तीव्रता मापने वाले पैमाने पर सबसे ऊपर है। इसकी तीव्रता 1.6 मिलियन से लेकर 2.2 मिलियन तक से हो सकती है, जो इसे बेहद तीखा और खतरनाक बनाती है। कैरोलिना रीपर का स्वाद तीखा होने के साथ साथ एक हल्की मिठास भी रखता है, लेकिन इसकी जलन बहुत अधिक होती है, यहाँ तक कि इसे हल्का खाने भर से इंसान बेहोश हो सकता था। नैन्सी ने अपने आदमी से कहा, आगे बढ़ो। कैरोलिना रीफर को देखते ही उस आदमी की आंखों में एक बार फिर से उसी भय की लहर दौड़ गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी और इस बार उसके होंठ कांपते हुए हिलने लगे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार शायद तुम्हें समझ आ रहा है कि बात करना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उस आदमी ने अपना सिर उठाने की कोशिश की और दर्द और खौफ के बीच उसकी आवाज कांपती हुई निकली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन नैन्सी ने उसकी बात नहीं सुनी, जिस पर वह आदमी भी आगे बढ़ा और वह आदमी चिल्लाने लगा, नैन्सी से भीख मांगने लगा। वहीं उस आदमी ने उस पूरी मिर्च की भरी हुई बाल्टी को उस आदमी के पूरे शरीर पर उड़ेल दिया, जिस वजह से पहले से भी ज्यादा दर्द भरी किसी के भी कान को चीर देने वाली चीखें पूरे रूम में गूंजने लगी थी। वह आदमी
जैसे पूरी तरह से छटपटाने लगा था। उसका शरीर जैसे आग की तरह जल रहा था। वह जोर जोर से चीखने लगा था। उसकी हालत देखकर वहां खड़े सभी के लोग दिल जैसे हलक से बाहर आ गए थे। लेकिन नैन्सी की आंखें बिल्कुल किसी समंदर की तरह शांत थी। वहीं टिया से यह सब ज्यादा देर तक देखा नहीं गया और वह वहां से जल्दी से भाग गई थी। वहीं 5 मिनट तक उस आदमी को तड़पाने के बाद नैन्सी ने फिर से आदमी को इशारा किया, जिससे वह आदमी जल्दी से एक पाइप को लेकर आया और वह उस आदमी पर पानी गिराने लगा, जिससे सारी मिर्च उसके शरीर से धुल गई। लेकिन उसकी जलन जैसे कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वह आदमी तड़पते तड़पते बेहोश हो गया था, लेकिन थोड़ी देर में वापस से दर्द भरी चीख के साथ वह होश में आया, क्योंकि नैन्सी ने उसके एक नाखून को निकलवा दिया था। वह सच में इतनी ज्यादा क्रूर थी कि वहां खड़े सभी के शरीर डर से थर थर कांप रहे थे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी खतरनाक लड़की आई कहाँ से है, जिसके सीने में दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहीं नैन्सी किसी क्वीन की तरह बैठी थी। उसने अपने मन में कहा, इंसान पर दया करना बेवकूफी की निशानी है। दया से दुनिया नहीं चलती। यहाँ ताकत ही सब कुछ है। जो मजबूत है वही जिंदा रह सकता है और बाकी वो सिर्फ इतिहास बन जाते हैं। भावनाएं इंसान को कमजोर बनाती हैं। अगर तुम अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकती तो तुम इस दुनिया में सरवाइव करने की बिल्कुल भी लायक नहीं है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें कभी भी छोड़ेगी नहीं और तुम्हें बर्बाद कर देगी। दुनिया में जीतने के लिए दिल नहीं बल्कि दिमाग से खेलना पड़ता है। अगर तुम दया करोगे तो क्या गारंटी है कि वह तुम्हें धोखा नहीं देगा। इसीलिए किसी पर भरोसा मत करो, और जब तक कि तुम उसे पूरी तरह से तोड़ ना सको, क्योंकि अगर तुम नहीं तोड़ोगे तो वह तुम्हें तोड़ देगा। यही दुनिया का उसूल है। यह सब यहाँ पर सिर्फ तुम्हें लूटने के लिए ही बैठे हुए हैं। यह सब कहते हुए उसकी आंखें और भी ठंडी हो गई थी। वहीं वह आदमी अब पूरी तरीके से अपनी एनर्जी और सब कुछ खो चुका था। उसने अपनी बेजान आंखों से नैन्सी को देखा, जिस पर नैन्सी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था मेरे साथ ये ना बोलने वाला खेल मत खेलना, वरना मेरी बेरहमी तुम सहन नहीं कर पाओगे। मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं बल्कि तड़पाऊंगी, और इसलिए ज्यादा तड़पने से अच्छा है अभी बोलो, वरना यही सब लोग तुम्हारे साथ बार बार होगा। जिस पर वह आदमी रोने लगा था। फिर उसने होठों पर घबराई हुई आवाज निकली, मुझे मजबूर किया गया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। उसकी आवाज टूट रही थी और उसकी आंखों से अब आंसू जैसे पानी की तरह बह रहे थे। नैन्सी ने उसकी आंखों को देखा और कहा, किसने मजबूर किया था? नाम बोलो। वह आदमी कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर थकी हुई आवाज में बोला, कैलाश, कैलाश सिंह। वहीं उसके पीछे से उसने मुझे धमकी दी थी। मैं मजबूर था, साला माल उसी के पास है। आज रात को आदित्य के साथ जो डील होने वाली थी उसके लिए वह सारा माल मंगाया गया था, लेकिन रास्ते में ही वह माल गायब हो गया था और यह किसी को भी नहीं पता चला था कि वह कहाँ चला गया। लेकिन फिर भी ये आदमी उनकी पकड़ में आ गया था, और जब नैन्सी को पता चला ये किसने किया है तो उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। कैलाश सिंह, नैन्सी ने धीरे धीरे दोहराया, जैसे वह नाम को अपने मन में घुमाकर देख रही हो। अब जब सब कुछ साफ हो रहा है, उसने ठंडे और कठोर लहजे में कहा, तुम्हारी जान तो बच गई है, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। उसने अपने आदमियों को निर्देश दिया, इसे ले जाओ, और जब तक हमें और कुछ ना मिले तब तक ये यहीं पर रहेगा। और जहां मैंने कहा था, उस आदमी को खींचकर घसीटा जाने लगा। उसकी कमजोर आवाज दूर होती गई। नहीं, मुझे जाने दो, मैंने बता दिया। प्लीज अब मुझे छोड़ दो, मुझे। नैन्सी ने गहरी सांस ली। तभी टिया अंदर आए, जिस पर नैन्सी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कैलाशी। ये नाम सुनते ही टिया की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसके चेहरे पर गुस्से को देखकर नैन्सी मुस्कुरा उठी। नैन्सी ने धीरे से कहा, क्या अब तुम भी सोचती हो कि उसे छोड़ देना चाहिए था? जिस पर टिया ने पूरे गुस्से से भरे स्वर में कहा, नो बॉस, मुझे पता है आप सही हैं।
उसे नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर नैन्सी ने कहा, गुड जॉब, तुमसे यही उम्मीद थी। अब समय आ गया है कि कैलाश सिंह को वो सजा मिले जिसका वो हकदार है, और मैं चाहती हूँ उसकी सजा अब तुम खुद अपने हाथों से दो। जिस पर टिया ने सीरियस होकर कहा, ओके बॉस, जो आप कहें। यह सुनकर नैन्सी ने अपने आदमियों को निर्देश दिया, कैला सिंह कहाँ पर है, उसे ढूंढो। आधे घंटे में मुझे उसका पता चल जाना चाहिए। आधे घंटे बाद नैन्सी के आदमियों ने कैला सिंह का पता लगा लिया था, जिस वजह से बिना वक्त गंवाए कई काली बीएमडब्ल्यू गाड़ियां तेजी से हवेली की ओर रवाना हुई। वहीं उन सभी गाड़ियों को वहां से जाते देख किसी की दो आंखें गुस्से में घूर रही थी। वह पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसने गुस्से में अपने हाथ को पेड़ पर दे मारा और फिर वहां से निकल गया। वहीं गाड़ियों की इंजन की गरजती आवाज के बीच यह काफिला पूरे मुंबई से शहर से होते हुए आंध्र प्रदेश के घने जंगलों के बीच में एक सुनसान इलाके में पहुंचा। वहां एक प्राचीन हवेली पेड़ों से घिरी हुई थी, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटकर खड़ी थी। जैसे ही गाड़ियां हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, वैसे ही अंदर बैठे कैलाश चौधरी से गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई थी, तो उसकी आंखें बेचैनी से लहर से दौड़ उठी थी। उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और तीखे स्वर में पूछा, बाहर क्या हो रहा है। एक आदमी जिसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी कांपते हुए आवाज में बोला, सर, बाहर वो है, क्वीन आई है। उन लोगों को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है और ये यहाँ आ चुके हैं आपको पकड़ने के लिए। यह सुनते ही चौधरी सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी मुस्कुराहट और डर बढ़ गई थी और बिना कुछ सोचे समझे वह तेजी से हवेली की खिड़की की ओर बढ़ा। उसने खिड़की से झांक कर बाहर का मंजर देखने की कोशिश की, जहां धूल के बीच कई सारी काली गाड़ियां कतार में खड़ी थी। उनकी धड़कनें और तेज हो गईं, पर इससे पहले कि वह ठीक से कुछ देख पाता, एक धमाका हुआ। हवेली के बाहर खड़ी उसकी अपनी गाड़ियां से अचानक भयंकर विस्फोट हो गया था। जोरदार धमाके के साथ आग जैसे चारों तरफ फैल गई थी और वह आसमान में लपटें उठने लगी थी, और विस्फोट की ताकत से हवेली की खिड़कियों के शीशे भी चटक कर बिखर गए थे। चौधरी सिंह भी जाकर जमीन पर गिरा। उसकी आंखों में खौफ और हैरानी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने मजबूत सुरक्षा घेरे के बावजूद कैसे नैन्सी ने उसे घेर लिया था। बाहर अब सब कुछ धुएं और आग में बदल चुका था और उसके आदमियों की चीखें दूर दूर तक सुनाई देने लगी थी। चौधरी सिंह ने लड़खड़ाते हुए एक कदम पीछे लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने आदमियों को इकट्ठा करते हुए आदेश दिया, तुरंत सबको इकट्ठा करो, हम सबको यहाँ से नहीं रुक सकते। उस क्यून से लड़ना हमारे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन उसके आदमियों के चेहरे पर वही डर दिखाई दे रहा था जो चौधरी सिंह के अंदर था। क्वीन का नाम सुनते ही उसके चेहरों पर मानो सिरहन सी दौड़ गई थी। बाहर धमाकों की गूंज अभी भी हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। चौधरी सिंह का दिल तो काफी तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि समय बहुत कम बचा है। उसने जल्दी से अपने आदमियों को इकट्ठा किया और हवेली के पीछे बने सीक्रेट दरवाजे से निकलने की योजना बनाई। धुंधले और संकरे गलियारों में होते हुए वे सभी दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही चौधरी सिंह ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें अचानक विस्मय और डर से फैल गईं। डर और खौफ से उसके मुंह से निकला, क्वीन। सामने घने जंगल के बीचों बीच नैन्सी की एक बीएमडब्ल्यू कार खड़ी हुई थी, जिसके बोनेट पर नैन्सी आराम से बैठी हुई थी। उसकी मुद्रा में एक बेफिक्र थी और खतरनाक ठहराव था। वह बड़ी ही स्टाइल से अपने सिर को पीछे किए हुए आराम से बैठी थी, जैसे यह पूरा खेल उसकी मुट्ठी में था। उसकी काली फॉर्म फिटिंग जैकेट और काले रंग की पैंट उसकी पर्सनालिटी को और भी ज्यादा दमदार बना रहे थे। उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए उसको चेहरे को हल्का सा छू रहे थे, जबकि उसकी गहरी और ठंडी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। नैन्सी के हाथ में एक गन थी, जो कि वो उस जिसे वह बार बार घुमाए जा रही थी, और वह आराम से पकड़े हुई थी, जैसे यह उसके लिए सिर्फ एक खिलौना हो। उसका ठंडे और निडर आत्मविश्वास से भरा हुआ था।
उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल रही थी, जो किसी शिकारी की तरह प्रतीत हो रही थी जो अपने शिकार का फंसता हुआ देख रहा था। बीएमडब्ल्यू के दरवाजे के पास टिया कैलाश सिंह को गुस्से से घूर रही थी। उसके चेहरे पर नफरत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह नैन्सी की वफादार सहयोगी थी और हमेशा उसकी हरकतें बात पर अमल करती थी। उसकी आंखों में आग की तरह गुस्सा था, जैसे वह किसी भी पल फट पड़ने को तैयार हो। कैलाश सिंह, जो कुछ पल पहले तक अपने आदमियों के साथ भागने की योजना बना रहा था, अचानक से खामोश हो गया। उसका चेहरा गुस्से और घबराहट की वजह से काला पड़ गया था। उसकी आंखों में नैन्सी को देखकर एक अनजाना डर झलक रहा था, क्योंकि वह जानता था कि क्वीन के सामने कोई भी बचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। तो फिर वह अपने बचने की उम्मीद कैसे कर सकता था? नैन्सी ने अपनी बर्फ से ठंडी आंखों से सभी को घूरते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, अरे क्या हुआ? तुम लोग कहीं जा रहे थे क्या? उसकी आवाज को में एक अजीब सी खेलती हुई शरारत थी, मानो वह पूरी तरह से जानती हो कि उन्होंने भागने की कोशिश की है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो गई और उसने अपने हाथ में पकड़ी गन को धीमे से घुमाते हुए कहा, तुम लोग तो जानते हो ना, जंगल में शिकारी से भागने की कोशिश बेकार होती है। अब तुम लोग कहाँ जाओगे? कैलाश और उसके आदमियों के चेहरे पर डर और हताशा साफ दिखाई देने लगी थी। कैलाश की कांपती हुई आवाज उसकी डर से बेजान हो चुकी चेहरे पर टिकी नैन्सी की ठंडी नजरें और टिया के भीतर उमड़ता गुस्सा, इस माहौल ने जैसे वक्त को थाम लिया था। टिया के होठों पर सख्त मुस्कुरा खामोशी थी, लेकिन उसकी आंखों में जलता हुआ आक्रोश था। उसके भीतर इतना गुस्सा उफन रहा था कि अगर उसे मौका मिलता तो वह खुद कैलाश को मार चुकी होती। वह नैन्सी की कार के बोनट के ऊपर से जंप को मारते हुए एक कदम आगे की ओर बढ़ाया। उसके कदमों की आवाज पूरी खाली जगह में गूंज रही थी। उसकी चाल में ऐसी ठहराव थी जैसे शिकारी अपने शिकार के बिल्कुल करीब आ चुका हो। उसने कैलाश पर नजरें गड़ाए हुए कहा, मुझे धोखा देने वाले के बाद और मेरे टर्टरी में हाथ डालने के बाद तुम भागने की सोच भी कैसे सकते हो कैलाश? जिस पर कैलाश के पांव जैसे जमीन में धंस गए थे। उसकी आवाज कांपते हुए निकली, क्वीन, मैं सिर्फ अपने आदमियों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था। आपको गलतफहमी हो गई है। मुझे नहीं पता था आप आई हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्वीन। नैन्सी ने उसकी ओर देखकर हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसकी बेबसी पर तरस खा रही हो, लेकिन उसकी आंखों में कोई मुरम्मत नहीं थी। उसने धीरे से अपनी गन को उठाया और कैलाश की तरफ करते हुए मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट ठंडी और खतरनाक थी, एक ऐसा संकेत जो तूफान से पहले की खामोशी का एहसास कराता है। गलतफहमी? नैन्सी ने उसकी बात दोहराते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या कर रहे होते? तुम मेरे ही नियमों का खिलाफ चले और अब मुझसे दया की उम्मीद कर रहे हो? उसकी आवाज में अब हल्की सी कठोरता झलकने लगी थी। कैलाश के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन वह खुद को बचाने की कोशिश में आखिरी बार गिड़गिड़ाने लगा, क्वीन, मैं आपकी हर बात मानूंगा, सिर्फ एक मौका दीजिए। लेकिन नैन्सी ने उसकी गुहार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में अब किसी किस्म का दया नहीं थी, सिर्फ बर्फीली सख्ती थी। उसने गन को कैलाश की दिशा में थोड़ा और आगे किया और बहुत ही धीमे पर साफ आवाज में बोली, इस खेल में एक और बार धोखा देने वालों, मैं कभी भी दूसरा मौका नहीं देती। कैलाश की धड़कनें मानो बंद हो गईं। उसके पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। उसके सामने अब कोई रास्ता नहीं था। वही नैन्सी ने कहा, मेरा माल कहाँ पर है? जिस पर कैलाश जल्दी से खुश होकर बोला, हवेली के पीछे बने गोदाम में, आप जाइए ले लीजिए। हमें माफ कर दीजिए, अब हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। जिस पर नैन्सी ने मुस्कुराकर कहा, ओके, छोड़ दिया, माफ किया मैंने। तभी उसने वॉकी टॉकी पर कहा, माल पीछे वाले गोदाम में है, जल्दी से लेकर निकलो। फिर यह बोल वह जाकर कार के पास गई और उसने टिया को देखा और फिर मुस्कुराकर कार में बैठ गई और तमाशे का वेट करने लगी। वहीं कैलाश खुश हो गया था कि नैन्सी ने उसे छोड़ दिया है। तभी एक जोरदार लात उसके पेट पर आकर पड़ी। वह लात इतनी ज्यादा तेज थी कि उसके मुंह से एक चीख निकल गई।
वह जाकर पीछे अपने आदमियों से जा टकराया। उसने गुस्से के साथ आगे की तरफ देखा और अपने पेट पर हाथ रख लिया तो उसके सामने टिया खड़ी थी। उसे देखकर कैलाश ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तू मनहूस कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने पर हाथ उठा लिया जिसका खून तेरे अंदर है। 8 महीने में ही अपनी औकात भूल गई तू। किस जिसके थाली में जिंदगी भर खाती रही उसकी ही थाली में छेद कर दिया। लगता है भूल गई है तू। तुझे याद दिलाना होगा कि मैं तेरा सगा बाप हूँ। उसकी बात को सुनकर टिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। फिर अचानक से उसकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। वह जो डरी हुई भोली सी सूरत लगने वाली टिया अब जैसे अलग ही फॉर्म में आ गई थी। उसके चेहरे से सारे एक्सप्रेशन जैसे गायब हो गए थे। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की खून करने की चमक दिखाई दे रही थी। उसने ठंडे लहजे में उसकी ही बात को दोहराया, सगा बाप। यह बोलते हुए उसकी आंखें लाल हो गई थी। वहीं उसे गुस्से में देखकर कैलाश का भी खून खौल गया था। फिर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। उसे पूरा यकीन था कि नैन्सी ने जब बोल दिया है तो वह तो अब बीच में नहीं आएगी और टिया ये कहाँ ही उसके आदमियों के सामने टिक पाएगी। फिर वह उसे आज वापिस से अपने साथ लेकर जा सकता है। यही सोचते ही वह मुस्कुरा उठा। उसने गुस्से के साथ कहा, जाओ पकड़ो इस लड़की को। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा तक नहीं था कि अब टिया वही मासूम लड़की नहीं थी जिसे वह जानता था। ये वही टिया थी जिसने खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए और आज के लिए न जाने कितना दर्द सहा था, कितना ही खुद को रोज 8 महीने तक टॉर्चर किया था। उसके यह कहने पर वह फाइट के पोज बनाते हुए खड़ी हो गई। वहीं कैलाश के आदमियों ने कैलाश को देखा और फिर वह टिया की तरफ बढ़ गए। वहीं यह देखकर टिया ने अपने होठों पर हल्की ठंडी मुस्कान ला दी, जैसे शिकारी अपने शिकार को घेरता है। वह जमीन पर एक छोटी सी रेत को ठोकर मारते हुए अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर रही थी। पहले हमलावर की पूरी ताकत से एक घूंसा फेंका, लेकिन टिया ने इतनी तेजी से उसे ब्लॉक किया कि मानो हवा को चीर रही हो। एक पल में उसने उस आदमी की कलाई पकड़कर पूरी तरीके से मोड़ दिया और उसके हाथ को पीछे घुमाकर अपने कंधे पर रखकर कसकर खींच दी। वह एक हड्डी चटकने की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। इसके साथ ही उसकी दर्द भरी चीख ने जैसे आगे बढ़ रहे सभी आदमियों के कदम को रोक दिया था। वहीं यह देखकर नैन्सी हल्का सा मुस्कुरा दी। वहीं टिया ने उस आदमी के हाथ को छोड़ दिया जिससे वह जाकर जमीन पर मुंह के बल गिरा और ढेर हो गया। यह देखकर दूसरा आदमी गुस्से से टिया की तरफ बढ़ा कि टिया ने तेजी से उसके हाथ को भी कसकर पकड़ लिया और अपने सिर से उसके सिर पर एक जोरदार वार किया, जिस वजह से उस आदमी के कान सुन पड़ गए। उसे जैसे सब कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया था। अचानक से उसे सब कुछ गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देने लगा और वह अचानक से बेहोश होकर नीचे जा गिरा। यह देखकर कैलाश तो हक्का बक्का रह गया था। उसकी आंखें तो जैसे टिया को देखकर और इस रूप में देखकर तो बाहर आने वाली थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था ये वही टिया थी, वही डरी सहमी सी टिया। तभी वह गुस्से से दांत पीसते हुए चिल्लाया, कमीनों, एक लड़की नहीं संभाली जा रही तुम लोगों से, एक साथ पकड़ो उसे। जिस पर उसके सभी आदमी गुस्से के साथ आगे बढ़े कि टिया ने एक आदमी को उसके सिर के ऊपर उठाकर दूसरे आदमी पर दे मारा, जिस वजह से एक दो आदमी जाकर जमीन पर गिरे, एक दूसरे से लिपट गए जैसे बेबस गुड़ियों की तरह। यह देखकर चौथे आदमी ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन टिया ने मानो उसकी हरकत पहले ही भांप ली थी। उसने बिना पीछे मुड़े एक जोरदार बैक किक मारी जो इतनी सटीक थी कि उसके पेट में लगी और वह तुरंत उल्टा होकर दीवार से जा टकराया। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज तक सुनी जा सकती थी, जिससे सुनकर कैलाश और भी ज्यादा हैरान हो गया था। टिया एक शिकारी की तरह मुस्कुराई और उसके होठों पर ठंडे क्रूर भाव थे। पांचवा आदमी जो थोड़ी दूर पर खड़ा हिचकिचाया और फिर उसने जल्दी से उस अपने चाकू को निकाल दिया और टिया की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ा, लेकिन टिया ने बिजली की गति से
उसकी ओर कदम बढ़ाया और वह उसे इतनी तेजी से आते देखकर आदमी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। टिया की आंखों में उसे अपनी मौत की परछाई दिखी। तभी टिया ने एक हाथ को उसके चाकू वाले हाथ को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा दे मारा, जिस वजह से उसके हाथ में वह चाकू जमीन पर जा गिरा। इससे पहले कि वह कुछ भी समझ पाता, टिया ने उसके सिर को घुमाकर जोर से उसे दीवार पर दे मारा। खून के छींटे दीवार पर फैल गए, साथ ही कुछ छींटे टिया के चेहरे पर जा गिरे, जिसे उसने दूसरे हाथ से पूछ लिया। वहीं वह आदमी भी नीचे जा गिरा। तभी एक और आदमी टिया को मारने के लिए आगे बढ़ा था कि तभी टिया अचानक से पीछे की तरफ मुड़ी और जल्दी से दीवार पर अपने पैरों को रखा और फिर अपने पैर को 90 डिग्री घुमाते हुए उसके गले पर अपने पैर से जोरदार किक किया, जिससे वह आदमी भी वहीं पर ढेर हो गया। वहीं कैलाश, जो अब तक सब कुछ समझ चुका था कि उसने अपनी बेटी की ताकत को कम आंका था, गुस्से और डर के बीच फंसा था। उसने गुस्से से और डर से पीछे छुपे होते हुए, पकड़ो इस लड़की को, मार डालो इसे। लेकिन टिया की चालों में अब केवल हिंसा थी। उसने एक आखिरी आदमी को उसकी गर्दन से पकड़ा और अपने घुटनों से उसकी छाती पर प्रहार किया। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज के साथ वह आदमी जमीन पर गिर गया था। टिया ने उसे छोड़ते ही दूसरे पर हमला किया और उसके मुंह पर भी पंच पर पंच मारने लगी। उसका पिंक फॉर्मल सूट जैसे खून से सन गया था, साथ ही उसका चेहरा भी खून से नहा लिया था। वह बिना रुके उस आदमी के मुंह पर गुस्से के साथ पंच पर पंच मारे जा रही थी, जैसे वह गुस्से से पागल हो गई हो। वहीं उसकी मार से आदमी अब तक हदमरा हो चुका था। फिर उसने गुस्से से उसे खींचते हुए लात मारी, जैसे वह आदमी जाकर जमीन पर जा गिरा। टिया की आंखें लाल सी हो गई थी, जैसे वह एक रक्त पिशाच शिकारी हो। उसको चालें इतनी तेज और घातक थी कि किसी को भी उसे छूने तक का मौका नहीं मिला था। और उसने गुस्से के साथ कैलाश को देखा। कैलाश की आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। उसकी हालत अब किसी के हारे हुए व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। उसकी बेटी, जिसे वह कभी काबू में समझता था, अब उसके सामने किसी अनजान खतरे की तरह खड़ी थी। टिया की आंखें अब भी धधक रही थी, जैसे उसमें लावा उबल रहा हो। उसकी चालों और ताकत ने सभी को स्तब्ध कर दिया था और अब कैलाश खुद को उसके सामने बेहद कमजोर महसूस कर रहा था और जोर से थर थर डर से कांप रहा था। टिया ने कैलाश की तरफ एक ठंडी तिरस्कार भरी नजर डाली और उसकी आंखों में जलती हुई आग और चेहरे पर आई खामोश मुस्कान ने माहौल को और भी ज्यादा भारी बना दिया। कैलाश की हालत देखकर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बेहद ठंडे और कड़े लहजे में कहा, क्या हुआ पापा? आप तो हमेशा दूसरों से डर निकल बांधते थे ना, आज खुद इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? और मैं तो एक लड़की हूं ना। फिर एक आप एक लड़की से ऐसे कैसे डर सकते हैं? टिया के शब्द तीर की तरह सीधे कैलाश के दिल पर लगे थे। उसकी आवाज में एक सिर्फ तिरस्कार था, बल्कि गहरे अपमान की चुभन भी थी। वहीं नैन्सी कार में बैठी मुस्कुरा रही थी। अब तक उसके आदमी साला मान लेकर जा चुके थे। अब वहां पर सिर्फ वही तीनों मौजूद थे। टिया को आते आते देख कैलाश ने डरे हुए कहा, नहीं नहीं टिया, बेटा आगे मत आओ, मैं बापू तुम्हारा, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर टिया की आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसकी आवाज ठंडी लेकिन घातक थी। उसकी कैलाश की ओर देखते हुए तिरस्कार भरे लहजे में कहा, बाप, तुम अपने इस गंदे घिनौने मुंह से बाप नाम लेकर उस शब्द को गंदा मत करो। तुम इस रिश्ते के काबिल थे ही नहीं कभी। आज अचानक तुम्हें याद आ रहा है कि तुम मेरे बाप हो। क्या ये याद तब नहीं आई जब तुमने वो घटिया हरकत की थी, जो बाप बेटी के रिश्ते को शर्मनाक कर दे? टिया के शब्द कैलाश के दिल को चुभ रहे थे। उसकी हाँ बात मानो किसी तेज धार वाले खंजर की तरह थी, जो कैलाश की आत्मा को चीर रही थी। टिया एक एक कदम उसके करीब बढ़ाती जा रही थी और कैलाश डर के मारे पीछे हटता गया। उसके चेहरे पर भय और शर्म का साया छाया हुआ था। उसने थरथराते हुए हाथ जोड़कर कहा, टिया बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो, मेरे से अनजाने में गलती हो गई थी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। टिया की आंखों में एक पल के लिए आंसू भर आए थे। उसकी आंखें
कैलाश को देख रही थी और कैलाश को एक क्षण के लिए लगा कि शायद अब उसकी बेटी को उसे माफ कर देगी। उसे लगा कि वह अपने पिता की आंखों में दर्द देखकर वह नर्म हो जाएगी, लेकिन उसी पर टिया ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में दर्द, तिरस्कार और गहरी नफरत थी। उसने हंसते हुए कहा, माफी? क्यों? क्या सच में आपको लगता है कि वो चीज माफी के लायक है? आखिर क्यों लोग इतनी बड़ी गलती करने के बाद माफी मांगने की हिम्मत कर लेते हैं? क्या माफ़ी से वो जख्म भर जाएंगे जो आप तुमने दिए थे? क्या माफ़ी से वो दर्द खत्म हो जाएगा जो मैंने झेला है? क्या माफ़ी से तुम बन सकते हो जो तुम कभी थे नहीं? क्या आप मेरी खुद से नफरत को खत्म कर सकते हो? टिया की हंसी और आवाज में इतनी गहराई थी कि कैलाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी बेटी, जिसे वो कभी कमजोर समझता था, अब उसके सामने खड़ी थी, इतनी मजबूत, इतनी नफरत से भरी कि उसकी हर हंसी, उसकी हर नफरत कैलाश को अंदर से डरा रही थी। वही नैन्सी, कार की बेटी, ये सब देखकर सुन रही थी। यह सब देखकर उसे अपने पास्ट की सारी यादें आ रही थी। कैसे वह भी अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाती थी, और उसका बाप जो उसे कभी भी रहम नहीं खाता था, जिससे उसने एक गहरी सांस ली। वही कैलाश को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वही टिया उसके करीब पहुंच गई और वह बस एक कदम दूरी ही रही थी। तभी कैलाश ने गुस्से से अपने हाथ को पीछे करके पकड़े हुए चाकू पर अपनी पकड़ को मजबूत किया, जो कि अब जब गिर फटा था तभी उसके उठा लिया था। उसने अपने उस चाकू से जोरदार वार टिया के ऊपर किया, लेकिन टिया बहुत जल्दी से यह समझ गई थी, जिसे वह तेजी से दिखाते हुए दूसरी तरफ साइड हो गई और वह चाकू पेट की तरफ मारा था। उसने हटने के से वह चाकू जाकर उसकी बाह को चीरते हुए निकल गया था, जिससे उसके हाथ से खून पानी की तरह बहने लगा। टिया ने जल्दी से दूसरे हाथ से अपने हाथ से निकल रहे खून को रोक दिया। वहीं यह देखकर कैलाश ने वापस से जल्दी से टिया पर वार किया। वह कोई भी मौका टिया को देना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार टिया ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया। वहीं यह देखकर नैन्सी जल्दी से कार से बाहर आई, लेकिन उसे लड़ते देखकर वह अपनी जगह पर ही रुक गई थी। वहीं टिया ने गुस्से से कैलाश को देखा और फिर एक जोरदार किक उसके प्राइवेट पार्ट पर दे मारी, जिससे अचानक से उसके हाथ से चाकू छूट कर नीचे गिर गया। वहीं कैलाश दर्द से तड़पते हुए नीचे घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन टिया यही नहीं रुकी। उसने जल्दी से अपने हाथ में से उस गिरते हुए चाकू को पकड़ लिया और कैलाश के सिर को पकड़ते हुए उसके गर्दन पर चाकू रखते हुए बोली, घिन आती है ये सोचकर कि तुम मेरे पिता हो। वो पिता जो अपनी बेटी के आगे हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। वो पिता जो किसी को बुरा साया तक अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देता। वो पिता जो अपनी बेटी की इज्जत के लिए अपनी जान तक दे देता है। लेकिन तुम तो पिता के नाम पर ही कलंक हो, जिसने अपनी ही बेटी की इज्जत लूटी। सेक्स की हवस ने इतना पागल कर दिया कि बेटी और दूसरी औरत में फर्क तक करना भूल गए थे। एक दिन तो भूले ही भूले, लेकिन हर दिन उसे बांध कर ऑलमोस्ट असॉल्ट करना, टॉर्चर करना, क्या यही भी तुमने जानबूझकर किया था? घिन आती है मुझे सोचते हुए कि मेरी रगों में भी तुम्हारा गंदा खून है। अगर मेरे वश में होता, मैं इस खून की एक एक बूंद को बाहर निकाल देती। पिता नहीं, हवस के राक्षस हो तुम, और तुम जैसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, कोई भी नहीं। यह कहते हुए उसने गुस्से से चीखते हुए कैलाश का गला काट दिया। अचानक से खून का फवारा निकलने लगा। वही टिया ने उसे छोड़ दिया, जिससे वह जाकर जमीन पर जा गिरा। वहां पर हर तरफ लाशों को देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और फिर उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके दोनों हाथ खून से लाल हो गए थे। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर हुई नैन्सी के ऊपर गई। वह उसे देखकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, बॉस, बॉस, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने उसे मार दिया बॉस। यह सब उसके लिए उसकी आवाज़ जैसे तोड़ने लगी थी। उसे लगने लगा कि वह अभी टूट कर ही बिखर जाएगी। जब नैन्सी ने यह देखा तो वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी, और लेकिन उसे अपने करीब आते देख टिया के दो कदम पीछे हट गई और उसने अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और अपनी नजरें झुकाए हुए नीचे अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, बॉस, थैंक यू सो मच मुझे इस काबिल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। तभी नैन्सी उसकी तरफ बढ़ी और जल्दी से घुटनों के बल बैठते हुए उसे अपने गले लगाते हुए कहा, बच्चा, रो लो,
इस दर्द को आज पूरी तरीके से बाहर निकाल दो। ऐसे खुद को अब और तकलीफ मत दो। मुझे गर्व है तुम पर। तुमने बिल्कुल सही किया। आई प्राउड ऑफ यू। उसने जैसे ही ये कहा वैसे ही टिया की बाहें नैन्सी की हाथ चारों तरफ मजबूत हो गई और वह अचानक से फूट कर रो पड़ी। वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी थी। फ्लैशबैक 8 महीने पहले। टिया आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। उसकी माँ बचपन में ही छोड़कर उसे चली गई थी। उसके पिता कोई खास अच्छे इंसान नहीं थे। यह बस उसकी माँ के जाने का गुस्सा टिया के ऊपर ही निकालते थे। साथ ही एक नई औरत के साथ घर पर आकर उसके साथ ही रात गुजार देते। फिर सुबह उठकर वापस से उस पर गुस्सा उतार देते थे। देखते ही देखते वह बड़ी होने लगी थी। उसे रोज रोज मार खाने की, अपने पिता की गंदी गंदी गालियाँ सुनने की और असली आवाज़ सुनने की जैसे आदत सी हो गई थी। वह इसमें ही जीना भी सीख गई थी। वह चुपके चुपके रोती रहती और सब कुछ करती रहती थी। वह कब 20 साल की हुई उसे पता ही नहीं चला था। लेकिन उसके पिता के घर लड़कियां का आना कम नहीं हुआ था। ऐसे ही एक दिन कैलाश काफ़ी ज़्यादा नशे में घर पर आए तो उस दिन भी उसके साथ कोई भी लड़की नहीं थी और वह काफ़ी ज़्यादा शराब पिए हुए थे। उन्होंने टिया को देखा और गुस्से में अपने जूते निकालने को कहा। टिया ने सूट सलवार पहना हुआ था। वह भी काफी खूबसूरत थी। वह नीचे झुककर कैलाश के जूते निकालने लगी। यह तो उसका रोज का काम हो गया था। लेकिन पता नहीं कैलाश उस दिन टिया की अलग नजरों से ही देखने लगा था। उसकी नजरें टिया के सूट के कॉलर बोन से नीचे सीने की तरफ झांकने की कोशिश कर रही थी। इसका अंदाजा टिया को नहीं था। उसने हमेशा की तरह उसके जूतों को निकाल दिया और जाकर सू रैंक में रख दिया और वह नॉर्मली पीछे मुड़ी तो अचानक से जाकर वह सू रैंक से जा टकराई। डर से उसकी धड़कनें बढ़ गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने डर को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, पापा आप। उसे लगा कि वह हर बार की तरह वापस से उसे मारने वाले हैं। लेकिन वह अचानक से उसे किस करने की कोशिश करने लगे। यह देखकर टिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह डर उसने अब जल्दी से उन्हें धक्का देते हुए कहा, पापा होश में आइए, मैं आपकी बेटी हूँ। वह लड़खड़ाकर पीछे हो गए और फिर उन्होंने गुस्से के साथ टिया की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या हो गया है, तो तू भी औरत ही ना, और मुझे सेक्स चाहिए। मेरी बढ़ती उम्र से औरत दूर भागने लगी है। मेरे साथ कोई भी तैयार नहीं है। तू तो फिर तू ही सही, अब तू ही मेरी प्यास बुझाएगी। यह सुनकर टिया के होश उड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पिता इतने बड़े दरिंदे होंगे। वह समझ गई थी कि अगर वह यहाँ से नहीं भागी तो आज उसके साथ जो कुछ भी होगा वह उसे सहन नहीं कर पाएगी। जिस वजह से वह जल्दी से वहां से भागने लगी। कि यह देखकर कैलाश गुस्से से चिल्लाया, रुक जा मनहूस, अगर तूने एक कदम और बढ़ाया तो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन टिया बिल्कुल भी नहीं रुकी। वह जानती थी अगर वह आज रुक गई तो वह फिर जिंदा भी नहीं बच पाएगी और वह खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे भागते देखकर कैलाश को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह भी उसके पीछे भागे। उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया लेकिन वापस से कैलाश को धक्का दे दिया जिस वजह से वह जाकर दीवार से जा टकराया और उसके माथे से खून निकलने लगा था। यह देखकर टिया वापस से और भी ज्यादा डर गई थी। लेकिन वह जल्दी से वहां से भागने लगी कि तभी कैलाश ने वहां पर पड़ा हुआ फ्लावर वास उठाया और टिया दरवाजे को खोलकर दरवाजे से बाहर निकल भी पाती कि तभी वह फ्लावर बाज जाकर उसके सिर पर जा लगा जिस वजह से वह जाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके सर से खून पानी की तरफ बहने लगा था। लेकिन कैलाश को टिया के खून की कोई परवाह नहीं थी बल्कि उसने उसकी चुनरी को फेंक दिया और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। टिया की आंखें बेहोशी से बंद होने लगी थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ बेहोश होने के बाद क्या हुआ। लेकिन जब उसे होश आया तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वह अभी भी फर्श पर ही पड़ी हुई थी। उसके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था। उसका सर जैसे दर्द से फटा जा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को खोला और इधर उधर देखने लगी तो उसके कपड़े इधर उधर फर्श पर बिखरे हुए थे। उन कपड़ों को देखकर उसकी आंखें जैसे आंसुओं से भर गई थी। उसने खुद अपना चेहरा शर्मिंदगी से छुपा लिया और उसकी आंखों से आंसू निकल रुकने का जैसे नाम नहीं ले रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका खून फर्श पर जैसे सूख गया था। वहां पर कहीं भी उसे कैलाश दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर सोफे की तरफ गई तो वहां पर कैलाश बेसुध होकर लेटा हुआ था। उसे देखकर टिया की हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। लेकिन फिर उसने जल्दी से अपने कपड़े को पकड़ा और उसे
अपने आंसुओं को पोंछते हुए धीरे धीरे से अपने कपड़ों को पहन लिया और फिर धीरे से दरवाजा खोलकर वहां से बाहर आ निकल आई। लेकिन दरवाजे पर खड़े हुए गार्ड ने उसे देख लिया। यह देखकर वह डर गई। यह कैलाश को जगा देगा, लेकिन गार्ड उसके कपड़े से ही समझ गया था। उसने दरवाजा खोल दिया और उसे जल्दी से वहां से निकलने को लिए कहा था। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए, जिस पर गार्ड ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपना ध्यान रखना और यहाँ से कहीं दूर चली जाना जहाँ पर ये तुम्हें ढूंढ भी न सके। यह कहते हुए उसने कुछ पैसे निकालकर उसके हाथों में रख दिए, जिस पर टिया ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया और वह वहां से निकल गई। उसका सिर दर्द से फट रहा था। उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। वह लड़खड़ा रही थी। वह इधर से उधर चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वह बस रोती हुई बस चली जा रही थी। वह बुरी तरीके से रो रही थी। वह बीच रोड पर चली जा रही थी। तभी अचानक से एक तेजी से आती कार उसकी ओर आने लगी। जब कार की तेज लाइट्स उसके चेहरे पर गिरी तो वह अपनी जगह पर ही बिल्कुल भी नहीं हटी, जैसे वह खुद को ही मार लेना चाहती हो। लेकिन वह कार उससे टकराती कि किसी ने जल्दी से उसे कार के सामने से हटा दिया। वह दोनों एक साथ सड़क के दूसरी साइड जा गिरे। बेहोश होते हुए टिया ने अपनी आंखों से उसे किसी मास्क पहने हुए लड़की के बालों को बचा लिया है, क्योंकि उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसे देखते ही वह वहीं पर बेहोश हो गई थी। वह होश में आई तो वह नैन्सी के घर में थी। उसके हाथ पैर पर और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। नैन्सी से लड़ गई कि क्यों क्यों उसने उसे मरने नहीं दिया, क्यों उसने उसे बचा लिया, आखिर क्यों किया उसने। आखिर मेरे जीने का क्या मतलब है। मुझे इस घिनौनी दुनिया में कोई उम्मीद नहीं बची है। मुझे नहीं जीना। नैन्सी जो गार्डन में अपने हाथों में गन को लिए हुए शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी, उसने उसकी तरफ बिना देखे गन को फायर करते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है मरने से सब कुछ सही हो जाएगा? मरना अगर हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। जिस पर टिया ने कांपती हुई नैन्सी की ओर देखती है और उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा कड़वाहट साफ झलक रही थी। उसने थरथराते हुए कहा, तुम्हें क्या पता मेरे बारे में? अगर मेरी जगह तुम भी होती ना, तो तुम भी अभी मर चुकी होती। जिस पर नैन्सी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नाम टिया चौधरी, पिता का नाम कैलाश चौधरी, और वो जाहिल पिता ने तुम्हारे साथ रेप किया है और तुम्हें बचपन से टॉर्चर करता आ रहा है। उसके मुंह से अपने बारे में सुनकर टिया ने शक करते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरे बारे में तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? नैन्सी ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था। ये जानना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हें तो मरना है ना, मर जाओ। तुम बस एक कमजोर सी लड़की हो जो इतनी सी बात पर मरने का फैसला कर चुकी है, और ऐसी कमजोर लड़कियों को कुछ बताना मैं जरूरी नहीं समझती। इसलिए जाओ यहाँ से, निकलो, और तुम्हारा जो मकसद है, मर जाओ, जो करना है करो। टिया की आंखों में अचानक से गुस्से की आग भड़क उठी थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है? किसी की इज्जत को उसके बाप ने लूट लिया, तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है? जिस पर नैन्सी ने आंखों में भी अब गुस्सा चमक उठा था। उसने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए गुस्से के साथ कहा, चिल्लाओ मत। तुम्हें चिल्लाने का कोई भी हक नहीं है। और मुझे बताओ, ये छोटी सी बात नहीं है तो क्या है? तुम मरने जा रही हो क्योंकि ये छोटी ही बात है। क्योंकि अगर बड़ी बात होती ना, तो तुम खुद को मारने की जगह उसे मार डालती। सब समझी? बकवास करती हुई छोटी बात नहीं है। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर टिया को तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। वहीं नैन्सी ने गुस्से के साथ कहा, अगर ये तुम्हारे लिए छोटी बात नहीं है तो समझ लो तुम्हारे साथ एक दिन रेप हुआ। लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे उस सो कोल्ड बाप ने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह की है? कितनी को रेप करके मार डाला है और उसकी लाशों को फेंक दिया है जैसे वो इंसान नहीं थे। तुम मर जाओगी तो क्या होगा? तुम्हारा मरना उसे और ज्यादा ताकतवर बना देगा और वो और भी ज्यादा मासूम लड़कियों को शिकार बनाएगा। लेकिन तुम जैसी लड़कियां जो खुद को मारने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती, तो उसे ऐसे वो असली दरिंदे को जिंदा छोड़ देती हैं अपने दर्द से लड़ने के बजाय, और उन्हें मारने के बजाय तुम खुद को खत्म कर रही हो।
जबकि उसे खत्म करना चाहिए था, जिसने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद की है। नैन्सी की बातों ने टिया को झकझोर कर रख दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन नैन्सी के शब्दों में सच्चाई थी जिसे अब टिया नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने अपना सर नीचे झुका लिया। वहीं नैन्सी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का और भ्रम का तूफान चल रहा था। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि इस पूरी स्थिति को वह क्या करे, कैसे संभाले। लेकिन नैन्सी की बातें उसकी कमजोरियों को उजागर कर चुकी थी। टिया की आंखों में गुस्से के साथ साथ बेबसी की परछाई थी। उसने हिचकते हुए कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? मैं किसी और से तो लड़ लेती, लेकिन जिसने मेरे साथ किया वह और कोई नहीं बल्कि मेरा ही बाप है। जिस पर नैन्सी ने उसे उसका मजाक उड़ा रही हो उस टोन में कहा, बाप? कौन सा बाप? जब उसने तुम्हारे बारे में वो ख्याल अपने दिमाग पर लाने से पहले नहीं सोचा कि वह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, तो क्या वह बाप कहलाने का लायक है? वह बाप कहलाने का हक तो तभी खो चुका था जब उसने तुम्हारे बारे में वो सब सोचा। तुम्हें अभी भी वो बाप लग रहा है? क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ करता है क्या? हम साथ बहनें थे, सबसे छोटी थी मैं, और मेरा बाप शराबी था। उसकी वजह से मेरी माँ मर गई। उसने मुझे मार दिया, मेरी बहनों को बेचने लगा। दूसरे आदमियों को, लास्ट में मैं बची थी। मुझे भी बेचने वाला था, लेकिन मैंने उसे ही मार दिया। नैन्सी की बात सुनकर टिया ने हैरान से कहा, तुमने सच में मार दिया था क्या अपने पापा को? जिस पर नैन्सी ने हंसते हुए कहा, इंसान वही होता है जिसके अंदर इंसानियत हो, और अगर वही इंसानियत मर गई हो ना, तो वो इंसान नहीं रहता, वो शैतान बन जाते हैं और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सब कुछ भूल जाते हैं, कौन बेटी है, कौन क्या है, सब कुछ। फिर हम क्यों उन्हें बाप समझें? और बल्कि वो लोग तो गलती करने के बाद भी सुधरते नहीं हैं और वही सब करते हैं। और अभी तुम्हारे साथ रेप किया है, कल कोई और मासूम लड़की होगी, और ये कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक वो खुद खत्म नहीं हो जाते। यह सुनकर टिया ने कांपते हुए होठों से धीरे से कहा, क्या क्या मैं ये कर पाऊंगी? क्या मैं भी उसे मार पाऊंगी जिसने मेरे साथ ये सब किया? मुझे लड़ना भी नहीं आता। जिस पर नैन्सी ने एकदम से मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम डायलॉग सुना है ना, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार। आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। अगर लड़ना नहीं आता तो लड़ना सीखो, लेकिन कभी हार मानना बिल्कुल भी नहीं। अब फैसला तुम्हारा है, मरना है या फिर लड़ना है। आखिर क्या होगा? नैन्सी का फैसला सुनने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू सो मच।